वंश और विवान को ग्लूकोज की बोतल चढ़ती है। बच्चे भी अंजलि को मायूस नजरों से देख रहे हैं। उनको अपनी माँ की तकलीफ दिखाई दे रही है, चाहे वो कितना ही छुपाने की कोशिश कर ले। आखिर बीमार तो वो भी थी। वंश ने पूछा, क्या हुआ मम्मा? आर यू ओके? अंजलि प्यार से मुस्कुरा कर कहती है, यस बेटा, मम्मा इज फाइन, मैं भी आती हूँ। इतना कहकर वो कमरे से निकल जाती है। विवान और वंश एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। जहां एक तरफ वंश और विवान, वो दोनों मासूम, मौत से लड़ रहे हैं, और अंजलि इस सच के गम में खुद को संभालने की कोशिश कर रही है, तो वहीं गौतम पूरी सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश में लगा है। डॉक्टर उसके सामने खड़ा है और बॉबी, जो इस वक्त बेहोश लेटा हुआ है, डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा है। गौतम एकदम शांत और गंभीर है। उसके मन में जाने कितनी ही अटकलें चल रही हैं, लेकिन वो उन सभी को थामे हुए है। डॉक्टर गौतम की कश्मकश को देखकर उससे कहता है, घबराइए मत, मैं इसे बचा सकता हूँ। गौतम एक राहत की सांस लेते हुए कहता है, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन गौतम की खुशी पर फुल स्टॉप लगाते हुए डॉक्टर बताता है, इसे होश में लाने में काफी समय लगेगा, शायद 10 या 20 दिन। उसके बाद भी ये शायद ही कुछ बोल पाए। गौतम फिर भी खुद को संभालते हुए कहता है, कोई बात नहीं डॉक्टर, आपसे जो हो सके कीजिए, लेकिन इसका होश में आना मेरे लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर उसकी बात समझते हुए कहता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। गौतम डॉक्टर को वो एंटीडोट का फॉर्मूला भी दिखाता है, जो बेहोश होने से पहले बॉबी ने उसे दिया था। डॉक्टर वो फॉर्मूला अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखता है और बताता है, केमिकल कंपाउंड्स काफी कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन ये आधा लग रहा है। गौतम परेशान होकर कहता है, इसलिए तो इस बॉबी का होश में आना बहुत जरूरी है डॉक्टर, क्योंकि बचा हुआ आधा फॉर्मूला इसके बॉस के पास है, और उस आदमी का पता भी यही दे सकता है। इसकी ऑर्गेनाइजेशन वालों ने इस पर हमला किया है। उन्हें डर है कि ये हमारे साथ उनकी सारी इंफॉर्मेशन शेयर ना कर दे। इस पर फिर से हमला हो सकता है। हमें इसे स्पेशल वार्ड में शिफ्ट करना होगा। मामले की गंभीरता देखकर डॉक्टर बॉबी को स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर देता है। गौतम डॉक्टर को बोलता है, बॉबी के पास मैं अपना सबसे भरोसेमंद आदमी विवेक को सिक्योरिटी के लिए रखूंगा। उसके अलावा हॉस्पिटल के किसी स्टाफ को इस रूम में आने की परमिशन नहीं होगी। हम बॉबी को किसी कीमत पर नहीं खोना चाहते। बॉबी को खोना मतलब एंटीडोट खोना। इसके बाद गौतम विवेक को कॉल करता है। कॉल में किसी से कुछ देर बात करने के बाद वो वार्ड में बच्चों को देखने के लिए निकलता है, जहां बच्चे आराम तो कर रहे हैं, लेकिन बात किए बिना रह नहीं पा रहे हैं। वंश पहले अपने हाथ को देखता है, फिर उससे जाती पाइप और उससे जुड़े ग्लूकोज की बोतल को, जैसे कह रहा हो कि ये क्या नया स्यापा गले पड़ गया है। फिर से घर जाना नसीब नहीं हुआ। विवान उसे इस तरह घूरते हुए नोटिस करता है तो कहता है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? वंश थोड़ा धीमी आवाज में जवाब देता है, कि कब छूटे तो कब घर जाकर कुछ बढ़िया खाऊं। ये सोच रहा हूँ डोरेमोन, यहाँ की स्मेल पसंद नहीं आ रही मुझे। तो इस पर विवान उसे बीती रात की घटना याद दिलाते हुए उससे कहता है, उस घर की स्मेल से तो बढ़िया ही है जहाँ लास्ट नाइट रुकना हुआ था। इस पर वंश की हंसी निकल जाती है। उसकी तो बात ही नहीं करनी है, मैं तो बस घर जाना चाहता हूँ। विवान कहता है, जाना तो मुझे भी है, गेम्स खेले हैं और भी बहुत कुछ करना है, लेकिन ये छोड़े तब ना, अब तो मम्मा भी पता नहीं कहाँ चली गई है। उसी वक्त स्वास्तिका भी अंदर आती है और बच्चों को बात करते हुए सुनती है। वो बच्चों को ऐसा करते देख खुश होती है कि कम से कम इनका जोश कम नहीं हुआ है। स्वास्तिका दोनों से पूछती है, मम्मा कहाँ है? तो वंश जवाब देता है, मम्मा उदास थी, वो रूम से बाहर चली गई। स्वास्तिका को शायद समझ आ गया था कि वो कहाँ गई होगी, क्योंकि वो बाहर तो नहीं थी, नहीं तो नीचे से ऊपर आते हुए उसे जरूर दिखाई देती। स्वास्तिका बच्चों के माथे को किस करके वहां से चलने को होती है और उसी वक्त गौतम से टकरा जाती है। गौतम देखता है कि वो अकेली है और कमरे में अंजलि भी नहीं है। वो पूछता है, अंजलि कहाँ है? मुझे लगा तुम्हारे साथ होगी।
उसे भी तो चेकअप की जरूरत है। स्वास्तिका कहती है, मैं उसे लेकर आ रही हूँ, तुम बच्चों के साथ रुको यहाँ। ये कहकर स्वास्तिका अंजलि को लेने चली जाती है। यहाँ अंजलि हॉस्पिटल के कॉमन बाथरूम में एक कमोड में बैठी रो रही है। उसके आंसू थम नहीं रहे हैं, वो बस खुद को कोस रही है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने ही बच्चों के लिए इतने बड़े खतरे की वजह बनेगी। अपनी बीमारी की बात को तो वो पचा भी लेती, लेकिन अपने बच्चों की इस हालत के लिए खुद को कैसे माफ करे। उसी वक्त स्वास्तिका वहां दाखिल होती है। उसे एक दरवाजे के पीछे से किसी के सिसकने की आवाज आती है। वो समझ जाती है और उसी दरवाजे के सामने खड़ी होकर कहती है, अंजलि। अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। स्वास्तिका इस खामोशी से समझ जाती है कि अंजलि ही अंदर बैठी रो रही है। बाहर निकलो, अकेले इस तरह दुखी होने का कोई फायदा नहीं है, तुम अकेली नहीं हो। उसके इतना कहते ही सिसकने की आवाज बंद हो जाती है। दरवाजा खुलता है और अंदर से अंजलि निकल कर आती है। उसकी आंखें लाल हैं, उसने आंसू पोंछ लिए हैं, लेकिन जैसे ही वो स्वास्तिका को देखती है, उसके गले लग जाती है और फिर से रोना शुरू कर देती है। वो सिसकते हुए कहती है, मैं हार गई हूँ स्वास्तिका, मुझसे अब और नहीं होता। ये भगवान क्या चाहता है मुझसे? मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे बच्चों की जान छोड़ दे, मैं नहीं सह सकूंगी। स्वास्तिका भी अंदर से बहुत दुखी है। वो भी टूट रही है, लेकिन उसे किसी तरह खुद को संभाले रखना है और अंजलि को हिम्मत देना है। वो कहती है, इतना बुरा होने जा रहा है, मतलब कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। तुम ही देखो ना, कल तक जो गौतम तुम्हें गलत समझता था, वो अब सच जान चुका है, और जिस तरह वो अपनी कोशिशों में लगा हुआ है, कामयाबी जरूर मिलेगी। इतना कहकर वो उसे चेकअप के लिए डॉक्टर से मिलने को कहती है, जो कि उसका इंतजार कर रहे हैं। अंजलि कमजोर भी बहुत दिख रही है। वो मान जाती है। स्वास्तिका उसके आंसू पोंछती है और उसे आगे बढ़ने को कहती है। स्वास्तिका की आंखों में भी आंसू आ चुके होते हैं, जिसे वो झट से पोंछ लेती है ताकि अंजलि को ना दिखे। रिया इस वक्त किसी होटल के कमरे में है। खिड़की से बाहर शहर को देख रही है। कमरे में इधर उधर टहल रही है। वो किसी का इंतजार कर रही है। उसी वक्त प्रभाकरन का फोन आता है। रिया पहले तो उसका नाम देखकर चिढ़ती है और कहती है, हमेशा गलत टाइमिंग है इसकी। फिर फोन रिसीव करती है और कहती है, जल्दी पको, क्या पकना है, मैं मीटिंग में हूँ। प्रभाकरन की आवाज दूसरी तरफ से आती है, मैडम, खबर आपके पतिदेव से रिलेटेड है। इतना कहते ही वो रिया की चिढ़ खत्म करके अटेंशन हासिल करने में सफल हो जाता है। वो कहती है, क्या खबर है? प्रभाकरन उसे बताता है, गौतम सर आज शहर में दिखे मुझे। वो अंजलि, उसकी बेस्ट फ्रेंड और बच्चों के साथ हॉस्पिटल की तरफ गए हैं। अंजलि और बच्चों का नाम सुनकर रिया का दिमाग फिर से अपसेट हो जाता है। वो कहती है, और कुछ? प्रभाकरन कहता है, जी नहीं, कुछ नहीं। इस पर रिया दांत पीटकर कहती है, तो आगे का पता कौन लगाएगा? हाँ, पता लगाओ कि आखिर कहाँ थे ये सभी इतने समय से और क्या खिचड़ी पक रही है, और तभी फोन लगाना जब कुछ पुख्ता हो बताने को, समझे? रिया ये कहती है और तुरंत फोन रख देती है। फिर खुद से ही बड़बड़ाती है, पता नहीं जब भी कुछ बढ़िया करने जाओ ये तीनों मेरी लाइफ में कहाँ से घुस जाते हैं। उसी वक्त उसके दरवाजे की घंटी बजती है और वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने वो डॉक्टर खड़ा है जो पहले उससे एक बार मिल चुका है। हेलो मिस रिया। डॉक्टर रिया से हैंडशेक करता है। हेलो डॉक्टर, प्लीज कम इन। रिया भी डॉक्टर को अंदर बुलाते हुए कहती है। डॉक्टर के साथ दो डॉक्टर्स और भी हैं। वो तीनों कमरे में बैठकर बातें शुरू करते हैं। रिया उन तीनों की बातें गौर से सुनती है। लगता है जैसे कोई बहुत ही दिलचस्प बात है जो रिया के फायदे की है, लेकिन इनके चेहरे और हाव भाव देखकर कोई अच्छी बात के करने की भनक नहीं आ रही है। रिया कुछ तो पका रही थी, कुछ ऐसा जिसके बारे में अभी तक अपने विश्वास पात्र प्रभाकरन को भी खबर नहीं लगने दी थी। उनकी मीटिंग काफी देर तक चलती है। आई थिंक वी आर ऑन द सेम पेज मिस रिया। जो आप चाहती हैं उसे करने में हम तीनों को कोई एतराज नहीं है। आफ्टर ऑल यू आर पेइंग अस सच अ ग्रेट अमाउंट। रिया तीनों डॉक्टर्स को
अपने बैग से एक एक लिफाफे निकाल कर देती है। You're right, डॉक्टर, टेक दिस गिफ्ट फ्रॉम माई साइड। वो तीनों लिफाफे खोलकर देखते हैं तो उनके चेहरे की चमक बढ़ जाती है, क्योंकि अंदर नोटों की गट्टी रखी हुई है। अब रिया के चेहरे पर एक आत्मविश्वास झलक रहा है। वो कुछ खुश दिख रही है, जैसे उसका कोई काम हो गया है या तो होने वाला है। अंजलि बच्चों के पास अंदर रूम में बैठी होती है। उसके हाथ से उसका सेलफोन छूट जाता है। एक सफाई कर्मचारी ये देखती है तो उसे वो सेलफोन उठाकर देती है। ये उसे पहचानती है क्योंकि उससे पहले भी देख चुकी है। वो बोल पड़ती है, आप तो पहले से भी कमजोर होती जा रही है मैडम। कितनी पतली हो गई हैं आप। दवाई ठीक से टाइम पर लीजिए। वो कहती है और वहां से अपना काम करके निकल जाती है। अब अंजलि भला उसे कैसे बताए कि उसकी दवाई तो इस अस्पताल में क्या किसी अस्पताल में नहीं है। उसी वक्त महालक्ष्मी देवी आ जाती है। वो उसके खाने के लिए फल लाई होती है। अपनी बेटी की हालत देखकर वो एकदम दुखी होती है और उसे सीने से लगाकर रोती है। स्वास्तिका भी उसी समय कमरे में आ जाती है। महालक्ष्मी देवी अपनी बेटी की हालत समझती है, इसलिए उसकी हिम्मत बांधते हुए कहती है, चिंता मत करो बेटी, भगवान अच्छे लोगों की ही परीक्षा लेता है, सब ठीक हो जाएगा। अंजलि को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है। तभी गौतम आता है। वो बिना कोई बात बोले बस चुपचाप से फल काटता है और उन्हें प्लेट में एक एक करके रखकर अंजलि को देता है। अंजलि मुंह बनाकर कहती है, नहीं, मुझे इच्छा नहीं गौतम। तो गौतम कहता है, लेकिन खाना जरूरी है तुम्हारी सेहत के लिए। मुझे पहले ही ये बताओ गौतम, इस बॉबी ने ही मेरी बॉडी में ये वायरस इंजेक्ट करवाया है ना? अंजलि गौतम का ध्यान खाने की बातों से हटाते हुए कहती है, हाँ, उसने करवाया था। गौतम जवाब देता है, उसी की वजह से मेरे बच्चों की बॉडी में भी वो वायरस गया ना? अंजलि लगातार पूछती रहती है। हाँ अंजलि, गौतम दबी आवाज में कहता है। इतने में अंजलि उठती है और उठकर अचानक जाने लगती है। गौतम डर जाता है। अंजलि, कहाँ जा रही हो तुम ऐसे अचानक? अंजलि बिना गौतम से कुछ बोले तेज कदमों के साथ बॉबी वाले स्पेशल रूम में जाती है। गौतम का तैनात किया सिक्योरिटी गार्ड विवेक अंजलि को अंदर आने से मना करता है, लेकिन साथ में गौतम को भी देखता है तो फिर अलाउ कर देता है। अंजलि बॉबी के नजदीक आकर खड़ी हो जाती है। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा है। वो जानती है इस ऑक्सीजन मास्क की मदद से ही बॉबी के जिस्म में सांसें आ पा रही है। कमीने कहीं के मेरी जिंदगी की नींद चैन छीन कर यहाँ आराम से लेटा है। मेरे बच्चे तक तेरी वजह से जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। गुस्से में बोलते हुए अंजलि बॉबी के मुंह से ऑक्सीजन मास्क निकाल देती है और बॉबी की आखिरी सांसें तेज तेज चलने लगती है। फौरन ऑक्सीजन मास्क लगाता है, जो अंजलि ने गुस्से में उसे मौत के घाट पहुंचाने के लिए निकाल दिया था। माना हमारा दुश्मन है वो, लेकिन उसको अभी हमें दोस्त बनाकर रखना होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए इसके पास से अभी आधा ही एंटीडोट मिला है। आधा जो बाकी है वो भी हमें सिर्फ यही दिलवा सकता है। इसलिए जब तक हमें इससे पूरा एंटीडोट फॉर्मूला नहीं मिल जाता, हम इसे कुछ नहीं कर सकते, समझी तुम? गौतम अंजलि को फिर से बच्चों वाले अस्पताल रूम में लेकर जाता है। गौतम अंजलि के गुस्से को समझ सकता है, लेकिन उसकी चिंता तो अभी भी सिर्फ और सिर्फ अंजलि ही है। अंजलि धीरे धीरे अपनी मौत की तरफ बढ़ रही है। उसके अंदर कब्जा जमाए बैठा वो शैतान वायरस अब अपने खौफनाक रूप में पहुंच चुका था। अब अगर जल्दी अंजलि को एंटीडोट नहीं मिला तो उसका बचना नामुमकिन है। वो सोच रहा है, बॉबी ने बेहोश होने से पहले नाम लिया था प्रोफेसर के पास एंटीडोट का आधा फॉर्मूला। मुझे वो हासिल करना ही होगा, लेकिन कैसे? ये प्रोफेसर है कौन? कैसे पहुंचूंगा मैं उस तक? उसके बारे में सिर्फ बॉबी बता सकता है और वो बेहोश है। बॉबी के अलावा प्रोफेसर तक कैसे पहुंचूं? ये सोचते हुए गौतम का दिमाग तेजी से कोई सोल्यूशन ढूंढने लगा। उधर गौतम एंटीडोट के लिए बॉबी को बचाने का प्रयास कर रहा था और इधर हॉस्पिटल के बाहर 4 आंखें लगातार हॉस्पिटल को घूर रही हैं। ये 4 आंखें उन 2 आदमियों की हैं जो बॉबी को खोजते हुए यहाँ तक पहुंच गई हैं। ये दोनों बॉबी पर लगातार नजर रखे हुए हैं। उनमें से एक अपने फोन से एक नंबर डायल करता है। दूसरी तरफ से फोन रिसीव होता है
तो ये आदमी कहता है, हेलो प्रोफेसर। दूसरी तरफ से फोन उठाने वाला आदमी प्रोफेसर है। प्रोफेसर लगभग 70 साल का एक बुजुर्ग आदमी है। सफेद लंबा ओवरकोट पहना है, सर पर सफेद गोल हैट, सफेद दाढ़ी और मूंछ से ढके चेहरे पर ग्लो है और उसकी आंखों पर गोल्डन चश्मा है। उसके पहनावे और एटीट्यूड से अमीरी साफ झलक रही है। उसने एक हाथ से फोन पकड़ा है और दूसरे हाथ में जलता हुआ सिगार। वो फोन पर गहरी आवाज में कहता है, यस, क्या खबर है। दूसरी तरफ से हॉस्पिटल के बाहर खड़ा वो आदमी फोन पर कहता है, बॉबी जिंदा है प्रोफेसर। प्रोफेसर चौंक जाता है। व्हाट? वो आदमी फिर से कहता है, यस प्रोफेसर, बॉबी मरा नहीं अब तक। वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वो बच सकता है और अगर वो बच गया तो गौतम को हमारी इंफॉर्मेशन दे सकता है। प्रोफेसर अपने सिगार का एक गहरा कश खींचता है। वो एक गाढ़ा धुआं छोड़ता है। सफेद धुआं उसकी सफेद दाढ़ी के साथ मिलकर उसे एक अजीब आकार दे रहा है। वो गहरी आवाज में कहता है, आई सी, डोंट वरी, बॉबी को भगवान से मिलाने का वक्त आ गया है। हम जल्द ही उसके जाने का प्रबंध करते हैं। ये कहकर प्रोफेसर फोन रख देता है। उसकी आवाज में कुछ अजीब सा डरावनापन था जिसे उसके आदमी ने भी महसूस किया। उन दोनों आदमियों की आंखें फिर से हॉस्पिटल पर टिक गईं। उधर हॉस्पिटल में अंजलि को 2 दिन हो चुके हैं। वो घर जाने के लिए सामान पैक कर रही है। गौतम देखकर कहता है, अंजलि, हम हॉस्पिटल से सीधा घर जाने वाले हैं, राइट? नहीं गौतम, मैं बच्चों के साथ घर नहीं, होटल जाना चाहती हूँ। अंजलि पलटकर गौतम को देखते हुए कहती है, लेकिन अंजलि, तुम और बच्चे अकेले वहां। गौतम अंजलि के थोड़ा नजदीक आकर फिर से कोशिश करता है, तुम जब अपने घर पर नहीं होते हो, हम तब भी वहां अकेले होते हैं। अंजलि ने जैसे रिया और लता देवी पर ताना कसते हुए ये बात समझाने की कोशिश की थी। गौतम अंजलि पर ज्यादा दबाव नहीं बनाना चाहता है। उसे अंजलि की कंडीशन की फिक्र है। वो उसे होटल पहुंचाने का इंतजाम करता है। हॉस्पिटल के बाहर कार में बच्चे बैठते हैं। गौतम सावधानी से इधर उधर देख रहा है। अंजलि धीरे धीरे चलकर कार तक पहुंचती है। स्वास्तिका उसे गाड़ी में बिठाती है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठती है। गौतम स्वास्तिका से कहता है, आराम से जाना, मैं यहाँ देखता हूँ। ध्यान रखना सबका, और मैंने सिक्योरिटी का इंतजाम कर दिया है होटल में। स्वास्तिका उसे कहती है, डोंट वरी, विल बी फाइन। गाड़ी चली जाती है। होटल में पहुंचकर बच्चे खुश हैं। उन्हें फिर से अपनी पुरानी जगह मिल गई है। पर अंजलि की खुशी जैसे उसे छोड़कर जा चुकी है। उसके दिमाग में टेंशन ने परमानेंट घर बना लिया है। उसे टेंशन अपनी नहीं, अपने बच्चों की है। हद से ज्यादा बच्चों की एक्स्ट्रा केयर करने लगी हूँ, इसलिए पूरे घर को दिन भर सैनिटाइज करती रहती हूँ। मम्मा, हम नीचे गार्डन में खेलने जा रहे हैं। वंश का इतना बोलते ही अंजलि फौरन दोनों के हाथ पकड़ लेती है। नहीं, बाहर खेलने नहीं जाना बच्चों। न जाने कितनी गंदी गंदी बीमारियां होती हैं बाहर, कितने ही कीटाणु घूमते रहते हैं हवाओं में। वो दोनों के पैरों से जूते निकालने लग जाती है। अंजलि की ये हरकत दोनों बच्चों को बहुत अजीब लग रही थी। ये जूते भी बाहर के हैं, हो सकता है इनमें भी कीटाणु लग गए हों। इधर आओ बच्चों, तुम्हारे कपड़ों में भी कीटाणु हो सकते हैं, वो भी सैनिटाइज करवाओ, हाथ भी सैनिटाइज करो। बच्चे अंजलि की हालत देखकर बस एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। साथ ही स्वास्तिका भी अंजलि का ये बिहेवियर देखकर शॉक है। वो मन ही मन सोचती है, माय गॉड, ये क्या हाल होता जा रहा है अंजलि का। ऐसा ही रहा तो कहीं ये पागल ना हो जाए, डिप्रेशन में ना चली जाए। कुछ तो सोचना पड़ेगा। वो चेहरे पर गहरी चिंता लिए सोचने लगती है। रात का सन्नाटा जहां आम लोगों के लिए सोने का समय होता है, पर कुछ लोगों के लिए उनके काले मंसूबों को अंजाम देने का वक्त। आज इसी रात के सन्नाटे में एक रात्रिचर अंजलि की जिंदगी में नए तूफान लाने का प्लान बना रही है। सिगरेट का एक कश मारकर रिया ने हवा को धुएं से भर दिया है। उसके दिमाग में उसकी प्लानिंग के धागे आपस में उलझ रहे हैं। वो कितना कुछ प्लान कर चुकी है, पर उसकी लाइफ अब भी उसके हिसाब से नहीं चल रही है।
वो मन ही मन सोच रही है, ऐसा क्या जादू कर दिया है उस अंजलि ने गौतम पर। वो अब घर पे नहीं आता। उसको पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, और अब वो फिर से अंजलि के पीछे घूम रहा है। आखिर क्यों? क्या चाल चल रही है अंजलि? तभी दरवाजे पर नॉक होता है। वो दरवाजा खोलती है। सामने प्रभाकरण खड़ा है। उसके चेहरे पर एक लंबी मुस्कान है। वो अंदर आता है और एक्साइटमेंट से कहता है, मैडम, इतनी अच्छी खबर लाया हूँ कि आप मुझे मुंह मांगा इनाम देंगी आज। रिया उसकी तरफ देखती है। वो उसके चेहरे पर छाई खुशी को देखती है। वो कहती है, कम ऑन प्रभाकरण, जल्दी बताओ। वैसे भी अच्छी खबर सुनी जमाना हो गया है। प्रभाकरण उसे रहस्यमयी आवाज में कहता है, मैडम, मुझे पता लग गया है कि गौतम सर क्यों अंजलि के साथ हैं। वो कहाँ इतनी भागदौड़ कर रहे हैं और क्यों। रिया का पेशेंस जवाब दे रहा है। वो प्रभाकरण को हड़काते हुए कहती है, पहली मत पूछा प्रभाकरण, असल बात बताओ। प्रभाकरण तुरंत बताता है, मैडम, गौतम सर अंजलि के लिए एंटीडोट ढूंढ रहे हैं। रिया के चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर प्रभाकरण उसे बताता है, अंजलि की बॉडी में एक स्ट्रेंज वायरस है मैडम, और ये वायरस उसकी बॉडी को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। वो मरने वाली है। रिया की आंखें शॉक से खुली रह जाती हैं। वो सोचने लगती है, इतना कुछ मेरे ही सामने हो रहा था और मुझे पता ही नहीं चला। चलो, देर आए दुरुस्त आए। फिर उसके चेहरे पर खुशी उभरने लगती है। उसके मन में कुछ खतरनाक प्लान शक्ल लेने लगता है। सोचते सोचते उसके होठों पर स्माइल उभरने लगती है। अगली सुबह के 11 बज रहे हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर अपना रूटीन राउंड लगाकर केबिन में वापस लौटा। वहां गौतम उसका इंतजार कर रहा था। डॉक्टर अपनी चेयर पर बैठा तो गौतम ने पूछा, डॉक्टर, बॉबी की क्या कंडीशन है अब? कब तक होश आएगा उसे? डॉक्टर कहता है, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट गौतम, अभी होश आने में थोड़ा टाइम लगेगा। गौतम कुछ आगे कहता, तभी बाहर एक शोर की आवाज उभरती है। दोनों चौंक कर एक दूसरे को देखते हैं। गौतम की आईब्रोज उसे समझने के अंदाज में सिकुड़ती है। वो जैसे समझ गया है कि बॉबी खतरे में है। वो झटके से उठता है और बाहर की तरफ भागता है। गौतम ने जो सोचा वही हो रहा था। करीब 8-10 गुंडे हाथों में हथियार लिए हॉस्पिटल पर हमला कर चुके हैं। वो बॉबी को ही मारने आए थे। बॉबी आज सचमुच भगवान से मिलने वाला था। वो लोग हथियार लहराते हुए हर वार्ड के रूम में चेक कर रहे थे। उनमें से एक गुंडा, जो उनका लीडर लग रहा है, वो दूसरे गुंडे से पूछता है, उसके रूम का नंबर क्या है? दूसरा गुंडा याद करने की कोशिश कर रहा है। वो हड़बड़ा कर कहता है, भाई, रूम नंबर 15 था या वार्ड नंबर 15, याद नहीं आ रहा है। लीडर गुंडा उसे एक भद्दी सी गाली देता है। अपने बाकी गुंडों से कहता है, ढूंढो साले को, यही होगा। हॉस्पिटल में लोग डर के इधर उधर भाग रहे हैं तो कुछ छुप रहे हैं। उधर गौतम का दिमाग तेजी से इस सिचुएशन से निपटने का रास्ता खोज रहा है। वो जानता है कि अगर बॉबी को कुछ हो गया तो प्रोफेसर तक पहुंचने का रास्ता बंद हो जाएगा। वो हॉस्पिटल की लॉबी से बॉबी के रूम की ओर भाग रहा है। गुंडे अभी दूसरे फ्लोर पर हैं, पर वो जल्द ही यहाँ पहुंच जाएंगे। वो चलते चलते किसी को फोन लगाता है। वो उन्हें जल्दी जल्दी कुछ कहता है और फोन रख देता है। इधर सभी गुंडे हॉस्पिटल के वार्ड में बॉबी को ढूंढ रहे हैं, पर किसी भी रूम में उन्हें बॉबी नहीं मिल रहा है। तभी दूसरे गुंडे को याद आ जाता है। वो चिल्ला कर कहता है, याद आ गया, वार्ड नंबर 15 और रूम नंबर 15। सभी लोग रुककर उसे सवालिया नजरों से देखते हैं। वो उन्हें अपनी ओर देखकर कॉन्फिडेंस से कहता है, अरे पक्का है, वार्ड और रूम दोनों का नंबर 15 है। लीडर गुंडा उससे कहता है, तू कंफर्म है ना? देख, टाइम नहीं है, काम खत्म करके निकलना है। दूसरा गुंडा पूरा कॉन्फिडेंट है। वो कहता है, 100% बॉबी वार्ड नंबर 15 के रूम नंबर 15 में ही है। लीडर गुंडा एक सेकंड दूसरे गुंडे की आंखों में देखता है, फिर वो सबसे कहता है, सुनो सब, वार्ड नंबर 15 इस फ्लोर के ऊपर वाले फ्लोर पर है। हमें सिर्फ बॉबी को मारना है और पुलिस के आने से पहले निकल जाना है। चलो फास्ट। वो सभी अगले फ्लोर की ओर भागते हैं। गौतम वार्ड नंबर 15 के रूम नंबर 15 के बाहर हाफते हुए रुकता है।
वो ग्लास विंडो से झांक कर देखता है कि बॉबी लाइफ सपोर्ट पर है, लेकिन वो सोचता है कि वो कैसे हथियारबंद गुंडों से उसे बचाएगा। तभी उसे गुंडों के जूतों की आवाज आती है। अब उसे अपनी जान बचानी जरूरी थी। वो बॉबी के सामने वाले रूम में छुप जाता है। सारे गुंडे बॉबी के रूम के बाहर आकर रुकते हैं। उनका लीडर धीरे से दरवाजा खोलता है। वो वहीं खड़ा होकर इधर उधर देखता है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखता। वो देखता है कि बॉबी चादर से ढका है। उसके चेहरे पर पट्टी बंधी है। उसके मुंह और नाक में पाइप लगे हैं। लाइफ सेविंग मशीन से आवाज आ रही है। वो बिना समय गवाए अपनी गन का मुंह बॉबी की तरफ रखता है। उसके साथ ही 3-4 गुंडे भी बंदूक चलाते हैं। उनकी ऑटोमेटिक गन से निकलकर सैकड़ों गोलियां धड़धड़ाती हुई बॉबी के जिस्म में घुस जाती हैं। फर्श पर टकराते गोलियों के पीतल के खोखे गोलियों की आवाज का साथ दे रहे हैं। उस पर ढकी सफेद चादर लाल हो जाती है। पूरा कमरा बारूद के धुएं से भर जाता है। ये नजारा देखकर बाहर पहरा दे रहे बाकी गुंडे मुस्कुरा रहे हैं। एकाएक गोलियों की आवाज थम जाती है। लीडर गुंडा अपनी कामयाबी पर मुस्कुराता है। वो अपने साथियों को चलने का इशारा करता है। वो सब वहां से भागते हैं। दूसरे कमरे में बैठा गौतम उस दृश्य को सिर्फ सुन पाया था, लेकिन बॉबी के मरते ही उसकी सारी मेहनत बेकार हो चुकी है। यहाँ तक कि प्रोफेसर तक पहुंचने का रास्ता भी बंद हो गया। अब बस वो आंखें बंद किए बैठा रह जाता है।